जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत एक प्रमुख अवधारणा संस्था के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संस्था क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, समिति एवं संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और वास्तव में दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में नहीं समझते हैं तो वास्तव में इसके अर्थ को आप ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि समिति जो है वो व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कुछ या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जिसकी चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों एवं कार्यप्रणालियों की जो व्यवस्था बनाई जाती है, उसी कार्यप्रणाली को, उसी नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। तो कहने का आशय यह हुआ कि हर समिति के अंतर्गत एक संस्था होती है और हर संस्था के जो नियम कानून हैं, उन नियमों, कानूनों और कार्यप्रणालियों के अनुपालन के लिए उसकी एक समिति भी होती है। तो इस तरह से समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समिति जो है वो जानबूझकर के बनाया गया व्यक्तियों का एक संगठन होता है और ये जो जानबूझकर के बनाया गया जो संगठन होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। अब जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये समिति बनाई गई है, व्यक्तियों का ये संगठन बनाया गया है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली जो कार्य पद्धति है, जो नियम कानून है, जो तरीका है, उसी कानून को, उसी नियम पद्धति को, कार्यप्रणाली को हम संस्था कहते हैं। तो इस तरह से जो समिति है वो व्यक्तियों का एक समूह है और किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो नियम कानून और जिस ढंग से हम उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उस तरीके को, उस कार्यप्रणाली को, उस नियम को हम समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था से संबोधित करते हैं। संस्था इस अर्थ में, संस्था जो है, संस्था एक अमूर्त व्यवस्था होती है, क्योंकि जो नियम कानून है, जो कार्यप्रणालियाँ हैं, वो कभी भी मूर्त रूप में नहीं होते हैं। समिति मूर्त रूप में होती है, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं और उनको जो प्राप्त करने का जो नियम है, तरीका है, कार्यप्रणालियाँ हैं, ये कभी भी मूर्त रूप में नहीं होते हैं। इस कारण से जो संस्था का जो स्वरूप होता है वो भी कभी भी मूर्त रूप में नहीं होता। यानी संस्था जो है वो कभी मूर्त नहीं होती है, संस्था जो है वो हमेशा अमूर्त ही होती है, क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक समूह होने के नाते एक मूर्त संगठन होता है, लेकिन जो नियम कानून होते हैं वो कभी भी मूर्त रूप में नहीं होते हैं, वो अमूर्त रूप में ही होते हैं। इस कारण से संस्था का स्वरूप भी अमूर्त रूप में ही होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समिति और संस्था के जो घनिष्ठ संबंध हैं, समिति और संस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में महाविद्यालय एक समिति है और संस्था दोनों ही है, क्योंकि जब हम महाविद्यालय में प्राचार्य, विभागाध्यक्षों, अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों और विद्यार्थियों की दृष्टि से विचार करते हैं, तब वो समिति हो जाती है जिसके कुछ लक्ष्य होते हैं।
और इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महाविद्यालय में शिक्षण की एक व्यवस्था होती है, उसकी एक शिक्षण पद्धति होती है, उसका एक अपना टाइम टेबल होता है, कई नियम और आचरण संबंधी, अनुशासन संबंधी कुछ बातें निश्चित करनी पड़ती हैं, उसे परीक्षा की किसी एक प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये सब मिल करके महाविद्यालय को एक संस्था का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो महाविद्यालय समिति भी है और संस्था भी है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के रूप में अगर आप विचार करेंगे तो महाविद्यालय एक समिति हो जाएगी, और अगर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो नियम कानून है, जो कार्यप्रणालियाँ हैं, जैसे शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, अनुशासन, टाइम टेबल, शुल्क, पहनावा आदि को लेकर के अगर आप विचार करेंगे तो ये बातें महाविद्यालय को एक संस्था का स्वरूप प्रदान करती हैं। एक दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है परिवार के रूप में। परिवार जो है वो व्यक्तियों के समूह के रूप में एक समिति होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो संतानोत्पत्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना और सदस्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी समिति के रूप में जो परिवार व्यक्तियों का समूह है, और इन व्यक्तियों के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जैसे संतानोत्पत्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, ये जो उद्देश्य हमने आपको बताया, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है, और इस तरह से प्रत्येक परिवार में एक संस्थागत रूप होता है, और इस संस्था के माध्यम से सदस्यों के व्यवहारों को नियमित करने और उनकी परिस्थिति के अनुरूप कार्यों का निर्धारण करने का कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा सभी सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक निश्चित नियम और तरीके के आधार पर अपने उस उद्देश्य को, अपने उस लक्ष्य को मिलजुल करके पूरा करते हैं। तो इन सब बातों से जो परिवार है वो उसके संस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो इस तरह से इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि समिति और संस्था एक दूसरे के पूरक हैं। समिति और संस्था एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समिति के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, समिति के अर्थ को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने जो समिति की परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम समिति के वैज्ञानिक अर्थ को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मैकाइवर एंड पेज ने समिति को परिभाषित करते हुए, समिति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूप है। मैकाइवर एंड पेज के शब्दों में संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूप है। इसी तरह से आगबर्न और निमकाफ ने संस्था को परिभाषित करते हुए बताया है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित एवं स्थापित कार्यप्रणालियाँ ही सामाजिक संस्थाएं हैं। यानी आगबर्न के शब्दों में जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो विधि विधान बनाए गए हैं, जो कार्यप्रणालियाँ बनाई गई हैं, इन्हीं विधि विधानों को, इन्हीं कार्यप्रणालियों को हम सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। इसी तरह से मॉरिस गिन्सबर्ग ने संस्था को परिभाषित करते हुए बताने का प्रयास किया है कि एक संस्था को एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय यानी गुच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मॉरिस गिन्सबर्ग की ये परिभाषा अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि जो मॉरिस गिन्सबर्ग ने संस्था को एक प्रकारों के चारों ओर निर्मित
जिन रीतियों, रूढ़ियों और कानूनों का एक सेट, एक गुच्छा के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह से ऊपर जो दी गई जो दो तीन परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के माध्यम से हम संस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संस्था समाज में कार्य करने का मान्य, स्थापित और स्वीकृत कार्य प्रणालियाँ होती हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि संस्था के लिए केवल कार्य प्रणाली या नियमों की स्थापना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस कार्य प्रणाली या नियम को समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाना या मान्यता प्रदान किया जाना भी आवश्यक होता है। यानी हम नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को ही हम संस्था नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को जो समाज के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, जिनको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, जो उन्हें संस्था कहते हैं। ये जो संस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि संस्था जो होती है वो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, समाज के द्वारा स्वीकार होती है। तो इस तरह से संस्था के लिए समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होना, समाज के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बिना इसके हम किसी भी नियम को, किसी भी कार्य प्रणाली को, नियमों की व्यवस्था को हम संस्था के रूप में संस्था की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। आगे हम लोग संस्था की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। समाज शास्त्र में जो संस्था की जो विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम संस्था की कुछ मोटी मोटी विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर संस्था की कुल 8 विशेषताएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इन विशेषताओं के माध्यम से हम संस्था के प्रकृति को, संस्था के अर्थ को ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें जो पहली विशेषता बताई गई है वो है कार्य प्रणाली एवं नियमों का समूह। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि संस्था जो है वो कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो तरीका है, नियमों और कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था है, उसी नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। तो संस्था जो है, संस्था की जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि संस्था जो है वो नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, और इसी नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था के द्वारा जो संस्था है वो अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। संस्था की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है इसका सामाजिक स्वीकृति का होना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संस्था के लिए ये आवश्यक होता है कि संस्था यानी वही नियम, वही कार्य प्रणालियाँ संस्था की श्रेणी में आते हैं जिन्हें सामाजिक वैधता प्राप्त होती है, यानी जिनको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। केवल उन्हीं नियमों को, उन्हीं कार्य प्रणालियों को हम संस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी संस्था के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के अधिकांश लोग उसे स्वीकार करते हों। यदि किसी समिति के सभी सदस्य किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं तो हम उस नियम कानून को मृत संस्था की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट कर लें कि एक मृत संस्था भी होती है। मृत संस्था का मतलब ये होता है कि यदि किसी समिति के सदस्य किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं तो उस नियम कानून को हम संस्था के अंतर्गत न रख करके बल्कि उसे मृत संस्था के रूप में रखते हैं, क्योंकि संस्था के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके जो नियम कानून हैं उसको समाज के द्वारा या समूह के द्वारा उसकी स्वीकृति हो, उसको मान्यता प्राप्त हो और उसे संपूर्ण समूह के रूप में, समाज के रूप में उसे स्वीकार किया जाता हो। संस्था की जो तीसरी प्रमुख विशेषता है वो है अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब ये हुआ कि संस्था जो है उसमें एक प्रकार की स्थिरता होती है। संस्थाओं में बदलाव जो है वो बहुत आसानी से नहीं होते हैं। कभी कभी
किसी समिति के सदस्य बदल जाते हैं, परंतु उसके जो नियम कानून हैं उसी तरह से मौजूद रहते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक नियम कानून हैं जो हजारों साल से चले आ रहे हैं, जैसे जाति प्रथा है, नातेदारी प्रथा है, या विवाह के जो नियम कानून हैं वो सदियों से एक तरीके से चले आ रहे हैं और हम और आप उसमें बदलते जा रहे हैं, मनुष्य उसमें बदलते जा रहे हैं, लेकिन संस्था जो है उसके जो नियम कानून है उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। संस्था की एक अगली विशेषता है कि संस्था का जो है वो सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल जो हर संस्था के कुछ सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और कुछ अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। उदाहरण की दृष्टि से अगर हम उदाहरण के रूप में इसे स्पष्ट करें तो जैसे महाविद्यालय हैं तो महाविद्यालय का अपना एक भवन होता है, उसके जो है पुस्तकालय होता है, उसके फर्नीचर होते हैं, उसकी प्रयोगशाला होती है। तो इस तरह से ये जो भौतिक स्वरूप उसका जो होता है, इस भौतिक स्वरूप के माध्यम से ही उस संस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसी तरह से अगर हम विवाह संस्था की बात करें तो हिंदू समाज में विवाह संस्था के लिए उसका एक मंडप होता है, उसमें कलश स्थापित किया जाता है, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, जप, मंत्र आदि की जो व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से विवाह संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक तत्व होते हैं, उपकरण होते हैं जो संस्था को एक स्वरूप प्रदान करते हैं। संस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको कि आप कह सकते हैं कि संस्था में जो है वो सदस्यता का अभाव होता है। सदस्यता का अभाव होने से आशा ये है कि हम संस्था के सदस्य कभी नहीं होते हैं, संस्थाओं के साथ सदस्यता की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि संस्था के अंतर्गत हम जानते हैं कि संस्था जो है वो नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। तो इस कारण से हम संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। संस्था की एक अगली विशेषता बताई गई है कि विशेषता इसकी जो 7वीं विशेषता है कि संस्था जो है वो अमूर्त होती है, संस्था जो है वो अगोचर है। कहने का हमारा आशय ये है कि जब हम काम करने के लिए कुछ निश्चित नियमों का बार बार पालन करते हैं तो वह समाज के द्वारा स्वीकृत कार्य पद्धति के रूप में स्थापित हो जाता है, लेकिन यह जो पद्धति है, ये जो प्रणाली है, ये जो नियम है वो अमूर्त होते हैं, वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। विचार या कल्पना के द्वारा ही हमें इन कार्य प्रणालियों का, इन नियमों का बोध होता है। इसीलिए हम संस्था को अमूर्त मानते हैं, यानी संस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है अमूर्तता। संस्था को अमूर्त माना जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, मूर्त रूप में इसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। संस्था की एक अंतिम विशेषता बताई गई है प्रतीक। प्रतीक का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे चर्च है, चर्च की संस्था का जो प्रतीक है क्रॉस होता है। इसी तरह से आर्य समाज का जो प्रतीक है वो ओम है। हिंदुओं में जो मंगल कलश है वो विवाह संस्था का प्रतीक होता है, और जो स्वास्तिक चिन्ह है वो शुभ लाभ का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि संस्थाएं जो हैं वो इन प्रतीकों के माध्यम से ही पहचानी जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि महाविद्यालय का भी अपना एक लोगो होता है, उसका एक प्रतीक होता है। जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन सभी संस्थाओं का एक अपना प्रतीक चिन्ह होता है, एक लोगो होता है, एक स्टिकर होता है। उसी संस्था के द्वारा, उसी लोगो के द्वारा, उसी चिन्ह के द्वारा वो संस्था पहचान ली जाती है, जानी जाती है कि वो कौन सी संस्था है। तो इस तरह से संस्था की इन विशेषताओं के माध्यम से आप संस्था के अर्थ को, समाजशास्त्री अर्थ को और अधिक स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं संस्था के उद्विकास की, संस्था के विकास की। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री शमनर ने
संस्था के उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज, जिसे कि समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक भी माना जाता है, इस पुस्तक में फोकवेज में उन्होंने समनर ने संस्था के उद्विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए बताया है कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में लोक कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो यह लोकाचार के रूप में विकसित हो जाती हैं। इसके बाद व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, कार्यप्रणालियों द्वारा लोकाचार और भी अधिक निश्चित और विशिष्ट हो जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित हो जाता है और एक संस्था निर्मित हो जाती है। तो इस तरह से समनर ने संस्थाओं के उद्विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, जो उनके हिसाब से लोकाचारों या लोक कल्याण की भावना से प्रारंभ होकर के, जनरीतियों से प्रारंभ होकर के संस्था के रूप में परिणित हो जाती हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब कभी भी संस्था का निर्माण होता है तो संस्था का जो निर्माण होता है, संस्था का जो प्रारंभ होता है, वो वास्तव में किसी आवश्यकता को पूरा करने के विचार से प्रारंभ होता है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के माध्यम से आप संस्था के उद्विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि संस्था का जो प्रारंभ है वो आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार के साथ होता है, और जब उस विचार को कार्य रूप में परिणित किया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और किसी भी क्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो वह व्यक्ति की आदत बन जाती है। यानी जो विचार हैं वो जब उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको बार बार दोहराया जाता है, तो वो आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही आदत जब सारे समूह की आदत बन जाती है, वो सामूहिक रूप से उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो उसे जनरीति या लोकरीति कहते हैं। और इस जनरीति या लोकरीति में जब सामूहिक अनुभव जुड़ जाता है, समाज उसे मान्यता प्रदान कर देता है, तो वह प्रथा का स्वरूप धारण कर लेती है। यानी जनरीति जब सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है जनरीति को, तो वो प्रथा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। और जब इस प्रथा में सामूहिक स्वीकृति के साथ साथ सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तो उसे हम रूढ़ि या लोकाचार कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विचार की एक व्यवस्था से शुरू होकर के आदत में, आदत से जनरीति में, जनरीति से प्रथा में, और प्रथा से फिर वो लोकाचार या रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जब यही लोकाचार यही जो लोकाचार हैं, इन लोकाचारों के चारों ओर एक ढांचा या कार्य प्रणाली विकसित हो जाती है, तो वो संस्था का स्वरूप धारण कर लेती है, संस्था का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से ये आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि संस्था का जो विकास होता है वो एक आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित विचार से प्रारंभ होता है, और वो धीरे धीरे आदत से फिर जनरीति, जनरीति से प्रथा, प्रथा से लोकाचार या रूढ़ि के रूप में, और फिर लोकाचार और रूढ़ियों से फिर वो संस्था के रूप में परिवर्तित होती है। तो इस तरह से समनर ने अपने इस स्पष्टीकरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि संस्था जो है वो उसका उद्विकास होता है। यानी संस्था जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, वो वास्तव में संस्था जो है वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय के बाद संस्थाएं जो हैं वो परिवर्तित संस्थाओं का स्वरूप निर्मित होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ये महत्वपूर्ण कथन है
जो कि मैकाइवर एंड पेज से संबंधित है। ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसका है? तो आप इसको नोट कर लें कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन जो है वो मैकाइवर एंड पेज से संबंधित है। मैकाइवर एंड पेज ने अपने पुस्तक सोसाइटी में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है, कि ये बताने का प्रयास किया है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं में। इस संबंध में वास्तव में भ्रम का जो मूल कारण है वो ये होता है कि समिति और संस्था शब्दों का साधारण बोलचाल की भाषा में हम एक ही रूप में या पर्यायवाची शब्दों के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इस कारण से अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग समिति और संस्था को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं और इस कारण से कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैकाइवर एंड पेज ने बताया कि हम समितियों का सदस्य होते हैं, संस्थाओं का सदस्य नहीं होते हैं। वास्तव में समाजशास्त्रीय रूप में संस्था और समिति दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समिति से व्यक्तियों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि जो संस्था होती है वो नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन या राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित रूप होते हैं, संगठित समूह होते हैं, और इस रूप में यह एक मूर्त सामाजिक संगठन होते हैं। और इस तरह से हम मनुष्यों के समूह के रूप में, हम मानव के रूप में, हम मूर्त संगठनों के ही सदस्य हो सकते हैं। हम किसी अमूर्त संगठन के नियमों और कार्यप्रणालियों जैसी अमूर्त व्यवस्था के सदस्य, उस व्यवस्था के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हम मूर्त हैं, मानव मूर्त है और समिति भी मूर्त है। तो इस कारण से व्यक्ति हैं वो व्यक्ति जो है वो किसी मूर्त संगठन का या व्यक्तियों के किसी संगठित समूह का जो कि मूर्त रूप में है उसी का सदस्य हो सकता है। वह किसी अमूर्त संगठन का, किसी ऐसी व्यवस्था का सदस्य नहीं हो सकता है जो कि अमूर्त हो। तो इस कारण से आप जानते हैं कि समिति जो है वो व्यक्तियों का एक संगठित स्वरूप होता है, इस रूप में वह मूर्त होती है। अतः जो मनुष्य है वो किसी मूर्त संगठन अर्थात समिति का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन वह अमूर्त नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों अर्थात संस्था का सदस्य कदापि नहीं हो सकता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हम समितियों के सदस्य तो होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते। तो इस तरह से मैकाइवर एंड पेज के ये जो स्टेटमेंट है उससे ये सिद्ध होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। आगे हम लोग बात करेंगे अब समिति और संस्था के बीच में अंतर को लेकर के। जैसा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप संस्था के अर्थ को समझ पाए होंगे, और जो हमारा जो पहले वाला जो वीडियो है जो समिति है उसको भी आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उससे आप समिति और संस्था के अर्थ को भली प्रकार से परिचित होंगे, भली प्रकार से आप समझ पाए होंगे। तो इस आधार पर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समिति और संस्था दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। समाजशास्त्र में इन दोनों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है, इनका अलग अलग अर्थ होता है, दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए समिति और संस्था के बीच में कुछ मौलिक अंतरों का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर आप समिति और संस्था की जो अवधारणा है उसमें आप अंतर कर सकते हैं। जैसा कि पहला जो अंतर दिया गया है कि समिति जो है वो व्यक्तियों का एक समूह होता है, व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, जबकि आप जानते हैं कि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। इसी तरह से दूसरा अंतर आप कर सकते हैं कि समिति जो है वो व्यक्तियों के समूह के रूप में एक मूर्त संगठन होती है, जबकि जो संस्था है वो अमूर्त होती है, क्योंकि वो नियमों और कार्यप्रणालियों से संबंधित होती है। इसी तरह से एक अगला अंतर आप कर सकते हैं कि समिति जो है वो जानबूझ करके बनाई जाती है।
हम जानबूझ करके एक समिति का निर्माण करते हैं, जबकि संस्था के उद्विकास के माध्यम से संस्था जो है वो उद्विकास के माध्यम से विकसित होती है। संस्था धीरे धीरे स्वतः विकसित होती है। ग्राहम समनर के संस्थाओं के उद्विकास की जो व्याख्या है उसके आधार पर आप समझ चुके होंगे कि संस्था जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होती है। समिति और संस्था के बीच में चौथा अंतर आप कर सकते हैं कि समिति जो होती है वो अस्थायी होती है, कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझ करके बनाई जाती है, और जब हमारे ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो समिति जो है वो समाप्त हो जाती है। इस कारण से समिति अस्थायी होती है, जबकि जो संस्था होती है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। समिति जो है वो अस्थायी होती है और संस्था अस्थायी होती है। संस्था समाप्त नहीं होती है। नियम कानून जो एक बार बन जाते हैं वो बने रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि विवाह को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के जो तमाम जो नियम पहले से बनाए गए हैं वो आज भी चले आ रहे हैं, जबकि समाज में बहुत सारी जो समितियां हैं उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से समिति और संस्था के बीच में अगला अंतर आप कर सकते हैं कि समिति के जो नियम होते हैं, समिति जो है वो अमूमन समिति के जो नियम होते हैं वो औपचारिक होते हैं, या जो भी नियम होते हैं वो साधारणतया लिखित रूप में होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि संस्था में अनेक जो हैं वो अनौपचारिक नियम होते हैं, अलिखित नियम होते हैं। संस्था जनरीतियों, परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों के रूप में होती हैं। तो इस कारण से ये संस्था में जो नियम होते हैं, जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं, इसमें लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के व्यवस्थाओं का समावेश होता है। इस तरह से समिति और संस्था के बीच में आप छठवां अंतर कर सकते हैं कि समिति जो है वो समिति में व्यक्तिगत हित की भावना होती है। समिति जानबूझ करके कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, तो इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका सदस्य बनते हैं। उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, वो जानबूझ करके बनते हैं। वो अपनी इच्छा के आधार पर अपने व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए किसी विभिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य बनते हैं, जबकि जो संस्था होती है उसके अंतर्गत सामूहिक कल्याण की भावना विशेष रूप से विद्यमान होती है। समिति और संस्था के बीच में जो अंतिम अगला अंतर है वो है समिति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। और अंत में हम कह सकते हैं कि मनुष्य समितियों के ही सदस्य होते हैं या हो सकते हैं। मनुष्य एक मूर्त व्यवस्था है, मनुष्य मूर्त होते हैं, और मूर्त रूप में जो मनुष्य हैं वो समितियों के ही सदस्य हो सकते हैं। मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है और व्यक्ति मूर्त होता है। इस कारण से वो कभी भी संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप संस्था की जो अवधारणा है उसके समाजशास्त्री अर्थ को, उसके वास्तविक अर्थ को आप ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ संस्थाओं की विशेषताओं और संस्थाओं के उद्विकास के नियम की उद्विकास की प्रक्रिया को आप भली प्रकार से समझ पाए होंगे। इस प्रक्रिया से आप परिचित हुए होंगे। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, और जो बेल वाला बटन है, जो घंटी वाला आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।